स्ट्रांग बना देती है किसको? हमारे प्रधानमंत्री को। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। आज का टॉपिक हम प्रधानमंत्री डिस्कस करने जा रहे हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आई होप यू कैन ऑल सी दिस। ठीक है, लिखा हुआ है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स स्टार्ट विद इट। क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसको हम 2-3 हेड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू या फिर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं एक डायग्राम बनाकर आपको पहले समझाना चाहूंगा। समझिए इस डायग्राम को कि कैसे काम होता है। समझिए, जो लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है और उनके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली? एमपीज। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या होते हैं? ठीक है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनमें आगे किस किस तरह के लोग होंगे? सबसे पहले होगी रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जैसे आजकल है, कौन सी रूलिंग पार्टी है? बीजेपी। फिर उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसे हम कहते हैं इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट। एक होता है एक्सटर्नल सपोर्ट। इस समय कोई एक्सटर्नल सपोर्ट जैसा फंडा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। फिर आता है ऑपोजिशन, फिर आता है ऑपोजिशन, और फिर आते हैं अदर्स। जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, यानी जितने भी एमपीज हैं, उन सबको हम कैसे बांट सकते हैं? इस प्रकार से बांटा जा सकता है। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। तो वेट, जो रूलिंग पार्टी है उसको सब किन कुछ लोगों की सहायता से अगर वो सरकार बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कि देखिए, जब तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाए, पूर्ण बहुमत मिल जाए, ठीक है, यानी कि अब उन्होंने वो सरकार बना सके, यानी लोकसभा का मोर देन 50%। अगर लोकसभा का मोर देन 50% का सपोर्ट मिल गया किसी पार्टी, जैसे इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है, तो उन्हें किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती सरकार बनाने के लिए। मगर फिर भी जो पुराने लोग साथ चले आ रहे हैं, जैसे अकाली पार्टी हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ के चली है, ठीक है जी, तो ऐसी पार्टीज को नाराज नहीं करते हैं और उनको ले लेते हैं इंटरनल सपोर्ट में, और ये लोग मिलके बांटते हैं आपस में क्या? मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट्स, और मिलके बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? अगर ये मिलके रूलिंग पार्टी और इंटरनल सपोर्टर्स ये मिलके 50% नहीं बना रहे हैं, फिर किसी ना किसी तरह से किसी का एक्सटर्नल सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हुआ क्या था, एक तरफ थी बीजेपी, एक तरफ थी कांग्रेस, और एक तरफ थी जनता पार्टी। जनता पार्टी के लीडर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास बहुत कम वोट्स थी, लेकिन कांग्रेस के पास भी पूरी वोट्स नहीं थी, बीजेपी के पास भी पूरी वोट्स नहीं थी, और ये दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन थे। तो कहीं बीजेपी सरकार ना बना जाए, इसलिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, ठीक है, और वीपी सिंह की सरकार बनवा दी। ठीक है, और इनको इंटरनली वीपी सिंह को जो इंटरनली सपोर्ट दिया वो किसने दिया? लालू प्रसाद यादव ने। ठीक है, और किसने दिया? राम विलास पासवान ने, इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी। ठीक है, तो ये मंत्रालय किस किस में बटे? वीपी सिंह और इसकी पार्टी के कई लोगों के पास डिपार्टमेंट्स आए, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना,
फिर रामविलास पासवान भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने। लेकिन कांग्रेस ने कहीं बीजेपी सत्ता में ना आ जाए इसलिए क्या दिया था, एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी कांग्रेस को क्या मिला, नो डिपार्टमेंट। फिर कांग्रेस ने क्यों अपना नाम वीपी सिंह के साथ जोड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीत जाए। समझ में आया। तो कई बार दुश्मन को हराने के लिए, बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को जिताना समझदारी होती है, राजनीति होती है। समझ में आया। तो कांग्रेस ने यही किया। और फिर वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया, ठीक है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं ओबीसी कोटा शुरू कर दूं, ठीक है, रिजर्वेशन और ज्यादा लोगों को दे दूं। इससे मोर देन 50% लोग जो कि आज की डेट में ओबीसी कहलाते हैं, वो सब मुझसे खुश हो जाएंगे और मेरा वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। और 5 साल के बाद जब दोबारा से लोकसभा इलेक्शंस होंगे तब मुझे हरगिज भी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बार फिर से बिना किसी सपोर्ट के बनेगा प्रधानमंत्री। पर वो देख रहा था कि कितना बड़ा खतरा ले रहा है वो, ठीक है। उसके जो इंटरनल सपोर्टर्स थे, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, वो तो खुश हैं, मगर जो कांग्रेस पार्टी है जो कि आउटसाइड से सपोर्ट कर रही थी, बाहरी समर्थन दिए हुए थे, उसको दिखाई दे रहा था कि अगर वीपी सिंह ओबीसी कोटा में कामयाब हो गए, मंडल कमीशन रिपोर्ट पर उन्होंने अगर एक्ट करते हुए ये रिजर्वेशन दे दी तो क्या होगा, तो वो सबसे बड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे बड़ा नेता बन जाएगा भारत देश का। और ये कांग्रेस के लिए बहुत गलत होगा। इसलिए जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशों को मानने की बात हुई, ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात हुई, कांग्रेस ने आगे कर दिया अपना स्टूडेंट विंग। और इनका स्टूडेंट विंग क्या है, एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। बीजेपी का स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टूडेंट विंग भी होता है, एक वुमेन विंग भी होता है, एक ट्रेड यूनियंस का विंग भी होता है। क्लियर। तो एनएसयूआई ने चक्का जाम कर दिया, सभी यूनिवर्सिटीज, सभी कॉलेजेस, ठीक है, सभी स्कूल्स, सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, लगभग 1.5 मंथ के लिए एजुकेशन का भारत में चक्का जाम हो गया। ठीक है, और लोग परेशान हो गए। और फिर लोगों को कहना पड़ा कि चाहे कांग्रेस कैसी भी है, चाहे कुछ करप्शन भी करती है कांग्रेस, चाहे हम कांग्रेस से नाखुश थे इसलिए हमने उसको वोट नहीं दिया था, लेकिन सरकार चलाने का दम केवल कांग्रेस में है। और फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है जी। और हार गया बाकी सब खेमा। ठीक है जी। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं इस कहानी के द्वारा आपको, अब मैं फिर से उस पर आऊंगा। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया था कि लोकसभा का समर्थन अगर तो जुटा लिया किसी एक पार्टी ने तो वो राज करेगी, उसको ना इंटरनल सपोर्ट की जरूरत है ना एक्सटर्नल सपोर्ट की। पर अगर नहीं है तो कुछ पार्टियों को साथ में जोड़ के इंटरनल सपोर्ट बना के, डिपार्टमेंट बांट के उनको मंत्री बनाकर बन जाएंगे क्या, सरकार। अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा समर्थन, नहीं तो किसी को एक्सटर्नली अपने साथ जोड़ेंगे। समझ में आया। और फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कि ये लोग डिपार्टमेंट बांटेंगे, ऊपर वाले दो, रूलिंग पार्टी और इंटरनल सपोर्ट वाले। एक्सटर्नल सपोर्ट को कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता है, ये लेते ही नहीं है, ये अपना नाम इंटरनली जोड़ते ही नहीं है। ऑपोजिशन का दर्जा एक पार्टी को तब मिलेगा मिनिमम जब 10% सीट्स उनको मिलेंगी उस हाउस में। इस बार कांग्रेस को 10% सीट्स भी नहीं मिली, इसलिए देयर इज नो ऑपोजिशन पार्टी। हालांकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन फिर भी बनाया जा सकता है, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द रूलिंग पार्टी जो भी हो, उसके लीडर को बनाया जा सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बट देयर इज नो ऑपोजिशन एट प्रेजेंट। ठीक है।
और फिर होती है ऑपोजिशन, मिनिमम 10% सीट चाहिए ऑपोजिशन का दर्जा पाने के लिए, और फिर ये है अदर्स, ना ये रूलिंग के साथ है, ना सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही ऑपोजिशन में है। जहां पैसा मिलेगा वहां वोट करेंगे। समझ में आया? कभी भी गेम चेंजर्स ये लोग ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि 123 एग्रीमेंट के समय में हुआ, 123 एग्रीमेंट यानी न्यूक्लियर डील, यूएसए और इंडिया के बीच में एक डील हुई जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डील। इसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यूएसए के जिस लॉ के तहत ये न्यूक्लियर डील साइन करने की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास, उस लॉ का जो सेक्शन 123 है वो ऑथराइज करता है यूएस प्रेसिडेंट को इस प्रकार के डील्स करने के लिए। इसलिए इसको 123 एग्रीमेंट कहा गया यूएसए में और इंडिया में भी। न्यूक्लियर डील जब साइन करनी थी तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बैक्ड बाय सोनिया गांधी, दैट इज कांग्रेस पार्टी, क्लियर। और ऑफ कोर्स बीजेपी ऑपोजिशन में थी, ठीक है जी। और इनको सपोर्ट दिया हुआ था ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ओके। इस डील को जब साइन किया, और दूसरी एक और पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जब ये डील हुई तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा हम न्यूक्लियर डील के खिलाफ नहीं हैं, मगर जिस तरह से डील साइन हुई है ये गलत है, ठीक है। और इधर से ममता बनर्जी ने कहा इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे क्यों ले लिया, जबकि हमसे मिलकर आप सरकार चला रही हैं, तो हम सोनिया मैडम से नाराज हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी कहते हैं हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो इन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अंदर की बात शायद हो सकता है कि पैसे की लेन देन में इनको अपना हिस्सा ना मिला हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, क्लियर। तो सरकार से समर्थन विथड्रॉ कर लिया ममता बनर्जी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने। जैसे ही ये बात पता चली बीजेपी को, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को लिख दिया कि आप सोनिया जी को कहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहिए कि वो लेकर आए सदन में क्या, कॉन्फिडेंस मोशन, प्रूव करें कि आज भी मोर देन 50% का सपोर्ट इन लोकसभा उनके साथ है। नहीं तो हम लेकर आएंगे अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि हमें पता है कि जिनकी मदद से उन्होंने सरकार बनाई थी उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, ठीक है। सख्ते में आ गई कांग्रेस सरकार, दिन तय हुआ और वोटिंग का दिन तय हुआ, ठीक है। बीजेपी के जो, और वोटिंग में क्या होता है, जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हो उसके मोर देन 50% के वोट की जरूरत पड़ेगी। ये मोर देन का साइन है, मोर देन 50%। बीजेपी का समर्थन कर रही थी अकाली पार्टी, ठीक है। तो अकाली पार्टी के कुछ लीडर थे मिस्टर लिबड़ा, उन्होंने उस दिन अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया एंड ही डिड नॉट गो फॉर वोटिंग, ठीक है जी। यानी उनको शायद अकाली पार्टी जो है अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाई। इधर से दूसरी तरफ क्या हुआ, ठीक है, दो बड़े दल कांग्रेस को बचाने आ गए। ये दोनों दल यूपी से आए, बहुजन समाज पार्टी, मायावती, सुश्री मायावती जी, और दूसरा समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह। और ये दोनों के दोनों आगे खड़े हो गए किसके साथ, कांग्रेस के साथ। और इस तरह से कांग्रेस वॉन, जीत गई, और मोर देन 50% ऑफ लोकसभा का समर्थन शू उन्होंने प्रूव कर दिया। समझ में आया? हमेशा
प्रधानमंत्री के पास मोर देन 50% सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा का। तो ये रोल होता है सपोर्टर्स का। नहीं मिले तो फिर अदर्स की मदद से सरकार बचाई जाती है। और बताता हूं अब ये जो लोग हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें ये कितने होते हैं? ये होते हैं मैक्सिमम 15% ऑफ लोअर हाउस। मैंने जानबूझ के लोअर हाउस लिखा है, मैंने इसको लोकसभा नहीं लिखा है, क्योंकि स्टेट में विधानसभा का 15% और सेंटर में लोकसभा का 15%। इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी आगे एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। देखिए 70-80 लोगों की होती है काउंसिल, 70-80 लोग मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि कैबिनेट में सिर्फ 15-20 लोग होते हैं। ये होते हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स। ये अपने आप में डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। क्लियर? इनके नीचे होते हैं कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, होते हो काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर ही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर्स। क्लियर? और कैबिनेट के अंदर एक और बॉडी होती है छोटी सी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है उसके बारे में, और उसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट। ये मोदी जी के सबसे खास 4 से 6 लोग हैं। समझ में आया? क्योंकि जहां जाएंगे वो इन 15-20 के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये 4 या 6 लोग हमेशा ही साथ रहते हैं। ठीक है जी? तो मैं एक बार फिर से लिखता हूं। ठीक है? जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोग मिलकर बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो 70-80 लोग होते हैं। इसमें से कुछ लोग मिलकर बनते हैं कैबिनेट। कैबिनेट में 15 या 20 लोग होते हैं। उसके नीचे होता है भाई, इसी के अंदर होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट को कोटरी भी कहा जाता है। और इंदिरा गांधी के समय में एक और वर्ड सामने आया था जिसको हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट, जब कोई लेडी पीएम बन जाती है, जब कोई लेडी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो हम नहीं, तो तब कई लोग अपनी मानसिकता की वजह से, ठीक है, उस गवर्नमेंट को पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। पेटीकोट इज अ वुमेन एप्रन, जो औरतें पहनती हैं। ठीक है जी? ओके, और आगे चलते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री की पावर्स और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो उसका सबसे पहला फंक्शन है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है? वो रिकमेंड करता है कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। किसको रिकमेंड करेगा? प्रेसिडेंट को। चुनेगा कौन? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स जिनको रिकमेंड किया है पीएम ने। समझो, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सभी मंत्रियों को, लेकिन सभी मंत्रियों को अदर देन पीएम को, ठीक है, अदर देन पीएम बाकी सभी मंत्रियों को उनको अपॉइंट किया जाएगा जिनके पीछे रिकमेंडेशन है पीएम की। फिर जब मर्जी किसी भी मंत्री से उसका मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। तो पीएम एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियोज। कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? मंत्रालय, डिपार्टमेंट। जैसे राजनाथ सिंह को मिला डिफेंस का पोर्टफोलियो, ठीक है, अमित शाह जी को मिला होम का पोर्टफोलियो, यानी जो डिपार्टमेंट मिला उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है जी? और आगे चलते हैं। देन प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को कह सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए। अगर वो नहीं करता तो वो प्रेसिडेंट को कह सकता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है इसको डिसमिस कर दो। यानी डिसमिसल करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है? इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ, यानी मतभेद होने पर, अगर कोई मंत्री बात नहीं मानता है पीएम की, तो प्रेसिडेंट को कह के उसको सीट से हटाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उन सबको प्रिजाइड ओवर करता है पीएम, और सभी फैसलों को इन्फ्लुएंस भी करता है पीएम। ठीक है? सभी मिनिस्टर्स को
कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें डायरेक्शन दिखाता है, उन्हें गाइड करता है पीएम। ठीक है, और वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोलैप्स कर सकता है। ही कैन ब्रिंग, कैसे? खुद अपना रेजिग्नेशन साइन करके, और अपने रेजिग्नेशन को किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देगा। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड पर है पीएम। ओके, और other ministers cannot function when the PM resigns। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया या डेथ ऑफ पीएम हो गया तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कोलैप्स्ड। ठीक है, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो ऑटोमेटिकली इट डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और भी बता के हटाऊं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 70-80 लोगों की होती है। क्यों? मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 15% ऑफ लोकसभा सेंटर में, और स्टेट लेवल पर 15%, स्टेट लेवल पर 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या लो या विधानसभा का लो, एक ही बात है। क्लियर? और आगे चलते हैं। रेजिग्नेशन या फिर डेथ ऑफ अदर मिनिस्टर, अगर कोई होम मिनिस्टर मर गया, डिफेंस मिनिस्टर मर गया, एचआरडी मिनिस्टर मर गया या रिजाइन कर गया, तो इससे सिर्फ एक सीट खाली होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसी और से उस सीट को भर देगा या प्राइम मिनिस्टर उसका मंत्रालय खुद अपने पास रख लेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल दैट सीट, इट ओनली क्रिएट्स अ वैकेंसी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म नहीं हो जाता। अब हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट को लेकर क्या क्या पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। ये कौन कौन सी पावर्स हैं? ठीक है, समझिए। पहली चीज आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो है पीएम। सो पीएम इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, इसकी वजह से, इस आर्टिकल 78 की वजह से ये 3 पॉइंट पैदा होते हैं। पहला, ठीक है, कोई भी फैसला हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स, कोई नया बिल लेके आने वाले हैं, प्रेसिडेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन कौन देगा? पीएम देगा। कम्युनिकेट कौन करेगा? पीएम करेगा। ठीक है जी। फिर अगर प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे ये डैश डैश इंफॉर्मेशन दो, तो वो इंफॉर्मेशन भी फर्निश पीएम करेगा। किन चीजों को लेकर? पेंडिंग बिल्स, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, या फिर कोई भी और ऊपर जो भी बात की है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ठीक है जी। और अगर कोई डिसीजन है, ठीक है, किसी मिनिस्टर का फैसला है, वो गया प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, प्रेसिडेंट ने उसको भेज दिया पीएम के पास कि एक बार देखो तुम्हारे द्वारा चुने गए मंत्री क्या क्या चीजें मुझे दे रहे हैं, कहाँ साइन करने को कह रहे हैं, इसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखो, वो इसको कंसीडर करके बताएं साइन करूं या ना करूं। ठीक है, और अगर इन्होंने कंसीडर करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यस बोल दिया, फिर वो गया पीएम के पास, फिर वो गया प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट ने कर दिया साइन। अब अगर लोकसभा में वोटिंग में इसके खिलाफ ज्यादा वोटें आ गई, इस चीज के अगेंस्ट ज्यादा वोटें आ गई, इसका मतलब है पीएम के खिलाफ है लोकसभा, यानी लोकसभा का मोर देन 50% पीएम के खिलाफ है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, सीधा मिनिस्टर ने फाइल दी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर कर दिया साइन, और फिर लोकसभा में वो चीज हो गई डिफीट, फिर वो इंडिविजुअल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। पर अगर इतना लंबा ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस अगर हुआ है और उसके बाद अगर लोकसभा में वो चीज डिफीट हो गई है, वोटिंग के अंदर मोर देन 50% की वोट उसे नहीं मिली है, तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
should give resignation. क्यों? इसका मतलब प्रधानमंत्री के साथ लोग हैं ही नहीं, कौन नहीं है? लोकसभा के लोग. If the president so requires to submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister, फैसला लिया मिनिस्टर ने, वो भेज दिया पीएम को, पीएम ने भेज दिया कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल. समझ में आया? और दूसरा, अब इन सब की अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, कैग की अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 जो बनता है, इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, ये सभी अपॉइंटमेंट्स करेगा प्रेसिडेंट, और किसके कहने पर? पीएम के कहने पर. क्लियर? तो ये थी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब कल हम ये चीजें करेंगे, 2 पॉइंट रह गए हैं जो मंडे वाले सेशन में करेंगे. What are his powers with relation to parliament? What are his powers which are other than the above? और साथ ही कुछ एक और टॉपिक भी करेंगे हम, ठीक है, कि बाकी लोगों की क्या डिस्क्रिप्शंस है. एनी क्वेश्चन? माइक ऑन कीजिए, बोलिए. Sir, I have not understood the C part. C part समझो, एक मंत्री ने कोई फैसला लिया, उस पर अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और लोकसभा ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, तो दैट मिनिस्टर शुड रिजाइन. ओके? लेकिन अगर सी पार्ट कहता है प्रेसिडेंट ने अगर उस डिसीजन को पीएम को कहा कि आप पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने उसे रखो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे पास करेगी तो मैं साइन करूंगा, एक मिनिस्टर के कहने पर मैं साइन नहीं करूंगा, ये मुझे कंट्रोवर्शियल बिल लग रहा है, कंट्रोवर्शियल डिसीजन लग रहा है. और फिर उसको कंसीडर किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 87 लोगों ने उसको यस बोल दिया. फिर पीएम के पास जाएगा, वो पीएम उसे प्रेसिडेंट को बोलेगा कर दो साइन, मैं चेक करवा चुका हूं इसको, साइन कर दिया. समझ में आया? अब अगर लोकसभा में उसके खिलाफ मोशन आ गया और मोर देन 50% ने कहा यह गलत काम हुआ है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ है ये बात, क्योंकि उसको अप्रूवल किसने दिया था? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने. नाउ पीएम शुड रिजाइन. समझ में आया? या फिर पीएम शुड ब्रिंग कॉन्फिडेंस मोशन, प्रूव करे आज भी उसके पास कॉन्फिडेंस है. समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट किसी डिसीजन को, ठीक है, टू सबमिट फॉर द एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन, अगर कोई फैसला लिया किसी मंत्री ने जिसको कि प्रेसिडेंट ने कहा पीएम को कि आप इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसीडर कराओ, अ डिसीजन टेकन बाय अ मिनिस्टर गिवन टू प्रेसिडेंट, president gives it to council of ministers through pm and they approve it. Clear? So it's the duty of the pm to get it reconsidered from council of ministers. Clear? वंशिया समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, and who can say a prime minister to prove the majority in the Lok Sabha? मतलब स्पीकर बोलेगा, ऑपोजिशन बोलेगी स्पीकर को कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं, उनके साथ अब मोर देन 50% ऑफ लोकसभा का समर्थन नहीं है, तो इसलिए आप उन्हें कॉन्फिडेंस मोशन लाने को कहो. आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1, 2, 3 एग्रीमेंट के बारे में बताया था, याद आया? 1, 2, 3 yes, sir. के बारे में भी बताया था. उसमें कुछ पार्टीज ने साथ छोड़ दिया था कांग्रेस का. किन पार्टीज ने छोड़ा था? ममता बनर्जी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने. तृणमूल कांग्रेस ने, ये देखो याद आया, ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया, तृणमूल कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने, केरला वालों ने साथ छोड़ दिया, वेस्ट बंगाल वालों ने साथ छोड़ दिया. तो सोनिया गांधी को बचाने के लिए कौन आया था? 2 बड़ी पार्टीज, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी. इनके जो
लोकसभा के मेंबर्स थे, उन्होंने कांग्रेस के फेवर वोट कर दिया, जबकि ये एक दूसरे दुश्मन है, पर दोनों ही पैसे लेकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए थे, पैसे लेकर या फिर किसी और कारण से। समझ में आया? और पूछिए, और पूछिए बच्चे। तो जब इन्होंने समर्थन वापस लिया ममता बनर्जी ने, तब Sir, and in the second or third point, sir, and in the second or third point we read. एक मिनट, जब इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था सोनिया गांधी से यानी मनमोहन सिंह से, ठीक है, तब बीजेपी वाले गए थे स्पीकर के पास और उन्होंने लिख के दिया कि अब आप प्रधानमंत्री को कहो कि वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। क्या लेकर आए? कॉन्फिडेंस मोशन, अदरवाइज हम लेकर आएंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब बोलो, क्या बोल रहे हो वंशिका? बोलिए। Yes, sir. Sir, and like in third point, we read third or second point that a prime minister can ask a minister to resign. Sir, on what basis? Only on disobedience. यस, अच्छा, इसलिए आप यहाँ पे हो अभी, ये वाला सेट है ना, यही कह रहे हो ना? He can ask a minister to resign or advise if there is a difference of opinion, है ना? यही कह रहे हो आप? Yes, sir. बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर कह सकता है कि मैंने ही इस आदमी को Yes, sir. निकाला, मगर ये मेरे हिसाब से चल नहीं रहा, हमारा मतभेद है। मतभेद यानी कि मैं कुछ बोलता हूं, ये मेरी बात नहीं मानता। तो इफ पीएम asks president to dismiss a minister, then president without assigning any reason can take away a ministry, can take away a portfolio, can take away a department from the minister. No reasons need to be assigned. सिर्फ कहता बस मतभेद है, मुझे अच्छा ही लग रहा है ऐसा काम। ओके, और बोले, और पूछें। सर फिर ऐसे तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं अपनी जॉब की। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एमपी तो रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा मेंबर जो भी है वो तो रहेगा, लेकिन मंत्रालय नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मोदी जी जब मर्जी किसी से भी उसका मंत्रालय, क्योंकि मोदी ने ही तो मंत्रालय दिया है, वो कभी उसको वापस भी ले सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। हम नहीं चाहते थे ऐसी सरकार हो जो कि राजा के आगे नतमस्तक ना हो। एक आदमी को कमान देनी जरूरी होती है, इसलिए हमने ये रूल्स बनाए। और पूछिए, आस्क एनीथिंग। सर दिस मच ओनली। ओके, क्लास एंड करते हैं। 6:30 वी विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये सेशन खत्म होने जा रहा है हमारा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क।